सोशल एंजाइटी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी क्या होती है, सोशल एंजाइटी शाइनेस यानी कि शर्मीलेपन से कैसे अलग होती है, और सामाजिक चिंता का सबसे अच्छा इलाज कौन सा होता है, और सोशल एंजाइटी के कारण क्या होते हैं। क्या सोशल एंजाइटी के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी काम कर सकती है, कोई सहायता कर सकती है, और मैं अपनी दिनचर्या में सोशल एंजाइटी को कैसे ठीक कर सकता हूं, मैं घर बैठे हुए इसका इलाज कैसे कर सकता हूं, क्या सामाजिक चिंता रिश्तों और कैरियर में कोई बाधा बनती है, कोई असर डालती है। ऐसे बहुत से सवाल सामाजिक चिंता को लेकर अक्सर ही पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम सवालों के ना केवल जवाब दे रहा हूं, बल्कि आपको एक ऐसी व्यू रचना भी बताने जा रहा हूं जिसके साथ आप सोशल एंजाइटी को यानी कि सामाजिक चिंता को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसका इलाज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके पर्सनल मनोविज्ञानी की तरह आपके साथ हमेशा जुड़ा रह सकूं। सोशल एंजाइटी मूल रूप से एंजाइटी डिसऑर्डर की एक प्रकार है, यानी कि इसका संबंध चिंता विकार के साथ है। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार में कुल 11 किस्म की चिंताओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे पहले हम सोशल फोबिया के नाम से भी जानते थे। जब किसी को लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय से किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में जाने पर भय और चिंता रहने लगती है। बहुत से शारीरिक लक्षण जैसे पसीना आना, कांपना, उल्टी जैसा महसूस होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बोलने में दिक्कत होना, अगर ऐसी चीजें पैदा होने लग जाती है, वह जब भी किसी सामाजिक परिवेश में जाता है तो उसको लगता है कि उसको जज किया जा रहा है, उसको परखा जा रहा है, और उसके लिए वहां जाने पे कोई शर्मनाक और अपमानजनक परिस्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके कारण उसके मन में नेगेटिव फीलिंग आना, फियर ऑफ जजमेंट आनी शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति को इस बात का एहसास तो होता है कि यह भय और चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है, और इसके कारण वह सामाजिक परिस्थितियों से बचने भी लग जाता है। अगर ये परिस्थिति या स्थिति अगर लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहती है और सामाजिक चिंता का कारण कोई और दवाई या और कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तो हम इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। शुरुआती दौर में किसी सामाजिक परिस्थिति पर जाने पर किसी प्रकार की चिंता होने को कोई बीमारी का नाम नहीं दिया गया था। इसका वर्णन 5वीं ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटिस ने भी किया, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में मॉर्बिड शाइनेस का कॉन्सेप्ट आया, जिसका अभिप्राय यह था कि व्यक्ति जब किसी सामाजिक परिस्थिति में जाकर अपने आप को असहज महसूस करता है, किंतु तब भी इसे बीमारी का नाम नहीं दिया गया। इसे कुछ कुछ बीमारी के रूप में देखे जाने का चलन 1903 में शुरू हुआ, जब फ्रेंच साइकेट्रिस्ट पीरे जेने ने इसे सोशल फोबिया का नाम दिया। बाद में 1980 में मानसिक बीमारियों के प्रसिद्ध ग्रंथ DSM-3 में इसे सोशल फोबिया के रूप में शामिल किया गया, किंतु अभी भी इसका रूप बहुत विस्तृत नहीं रखा गया था। इसका विस्तृत रूप तब सामने आया जब 1994 में DSM-4 ने इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में शामिल कर लिया। बड़ी बात यह थी कि सोशल फोबिया एक स्पेसिफिक घटना की बात करता है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक बड़ी रेंज के फियर्स के बारे में बात करता है। आमतौर से सोशल एंजाइटी तब पैदा होती है जब व्यक्ति को किसी पब्लिक प्लेस पर बोलना पड़ता है, मंच पर बोलना पड़ता है, अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, जब वह नए लोगों से मिलता है, या वह किसी पब्लिक प्लेस पर बैठकर कुछ खाता पीता है, या ऐसी जगह जहां पर उसको अटेंशन दी जा रही हो, वह किसी अटेंशन का केंद्र हो। और कुछ लोगों को तो पब्लिक टॉयलेट यूज करने में भी दिक्कत आती है, उन्हें वहां जाने पर भी सोशल एंजाइटी होती है। इसे शाई ब्लैडर सिंड्रोम भी कहते हैं। देखिए, हर बीमारी की तरह सबसे पहले इसका मुख्य कारण तो जेनेटिक मेकअप हो सकता है। कई बार माँ बाप से ऐसे गुण मिल जाते हैं जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा करने के लिए अपनी एक पृष्ठभूमि बना देते हैं।
इस डिसऑर्डर का दूसरा फैक्टर है ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की कमी होना, और तीसरा कारण है कभी कभी बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं होता है, पेरेंटिंग ठीक से नहीं होती है, बच्चे को टोका टाकी बहुत ज़्यादा की जाती है या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की जाती है, उन पे लगातार नज़र रखी जाती है। दरअसल कई माँ बाप अपने आप को बहुत सियाने और समझदार समझते हैं, वह बात बात पर अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कई बार कुछ लोगों के सामाजिक अनुभव भी अच्छे नहीं होते हैं, स्कूल में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ होता है। कई बार हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातों और उनके साथ इमोशंस को जोड़ लेते हैं जिसके कारण हमारे ब्रेन का एक भाग एमिगडाला, जिसमें इमोशंस के साथ फोटो मेमोरी भी रहती है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। अब मैं आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों में पैदा होने वाले डर का सफाया करने के लिए एक व्यू रचना बनाना सिखा रहा हूं। याद रखना, इस बीमारी को चारों तरफ से घेर कर ही मारा जा सकता है। सबसे पहले आपको इस बीमारी को खत्म करने के लिए बायोलॉजिकल स्तर पर इसको कमजोर करने की एक रणनीति तैयार करनी होगी। इसके लिए आपको अपने शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाना होगा। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आपको हर रोज कम से कम आधे से पौने घंटे तक शारीरिक एक्टिविटी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय रोशनी में रहना चाहिए। जिन दोस्तों के साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उनके साथ आपको एक अच्छा खासा समय बिताना चाहिए। और अपनी गट की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 90% से ज़्यादा सेरोटोनिन वहीं पर पैदा होता है। इस पर आप मेरी एक विशेष वीडियो भी देख सकते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को खत्म करने की व्यू रचना का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है शरीर में एंजाइटी और फियर को जरूरत से ज्यादा पैदा होने से रोकना। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि बॉडी को रिलैक्स रखने की टेक्निक सीखना, जिसके लिए 1920 के अंदर अमेरिकी डॉक्टर एडमंड जैकबसन ने एक स्पेशल किस्म की टेक्निक तैयार की थी जिसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। हमारे दिमाग की रचना कुछ इस प्रकार की है कि हम अपने शरीर को रिलैक्स कर लें तो भय घटित ही नहीं हो सकता है। भय और चिंता नहीं होगी तो सामाजिक असहजता भी नहीं होगी। शरीर को अच्छे से रिलैक्स करने के लिए एक वैज्ञानिक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक आप शरीर के किसी भी अंगों से शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने किसी भी एक अंग को 5 सेकंड के लिए टाइट करना है और फिर उसे 10-15 सेकंड के लिए लूज करना है, रिलीज करना है। जैसे आप 5 सेकंड के लिए अपने आईब्रोज को टेंस कीजिएगा और फिर रिलैक्स कीजिएगा, 5 सेकंड के लिए आंखों को बंद कर दीजिएगा और फिर इसे ढीला कर दीजिएगा, जा को टाइट कर लीजिएगा, फिर इसे लूज कर लीजिएगा। ऐसे ही आप अपने शरीर के बाकी हिस्सों को टाइट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। और याद रखिए, ये एक ही श्रृंखला में होना चाहिए। या ये नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं या आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ कर सकते हैं। यह कसरत अगर आप हर रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एंजाइटी और फियर का जो रिस्पॉन्स है वह अपने आप ही काफी कम हो जाएगा। और जब भी आप किसी सामाजिक परिस्थिति में जाएंगे आपको वहां पर चिंता नहीं होगी। सोशल एंजाइटी को खत्म करने की व्यू रचना की तीसरी बड़ी शक्ति है सोचने का तरीका, जिसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। CBT पर मेरी 2 भागों में बनी एक शानदार वीडियो उपलब्ध है जिसे देखकर आप अपने घर पे ही CBT कर सकते हैं। आपने अपने दिमाग में आने वाली बहुत सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को भी छोड़ना है, जैसे कि माइंड रीडिंग की आदत। माइंड रीडिंग एक ऐसी आदत होती है जिसमें व्यक्ति को यह लगता है कि वह दूसरे की भाव भंगिमाओं को देखकर उसके मन को पढ़ सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा होता नहीं है। अपनी सोच को बदलने के लिए आप सोचने के कई सकारात्मक तरीके सीख सकते हैं। इसके लिए आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। बस आपको दिन में कम से कम 3 या 4 बार इन अफर्मेशंस को जरूर पढ़ना है। इन्हें आप एक कागज पेन लेकर लिख सकते हैं। नंबर 1, मैं जैसा हूं, जिस तरीके का दिखता हूं, मैं अपने आप को वैसा ही स्वीकार करता हूं और मैं अपने आप को प्रेम करता हूं। दूसरा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है और मुझे भी परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं दूसरों का दिमाग पढ़ने की आदत को छोड़ रहा हूं, क्योंकि माइंड रीडिंग के नतीजे आमतौर से गलत होते हैं। नंबर 4, अगर किसी सामाजिक दशा में मुझसे कोई गलती भी हो जाती है
तो इससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। सभी लोग सामाजिक परिवेश में गलतियां करते रहते हैं। नंबर 5, लोग अपने आप को शो ऑफ करने और अपने आप को बेहतर दिखाने में काफी व्यस्त रहते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वह दूसरों को देखकर उनको जज करें और उनकी गलतियां निकालें। इसलिए मैं दूसरों की चिंता नहीं करता हूं। नंबर 6, सब व्यक्तियों के पास कोई ना कोई विशेष योग्यता और क्षमताएं होती हैं। वैसे ही कुछ खास योग्यताएं और क्षमताएं मुझ में भी हैं। नंबर 7, सामाजिक परिस्थितियों में जितना भी डर मुझ में पैदा होता है, मैं उससे जीतने के लिए उतने ही अधिक प्रयास करके दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा हूं। नंबर 8, सामाजिक परिस्थितियों में कई बार मैं अधिक चिंता और भय से भर जाता हूं क्योंकि मैं अपने निकटतम लोगों की परवाह करता हूं। नंबर 9, मुझ में हर परिस्थिति को हैंडल करने की योग्यता है। नंबर 10, दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं और मैं उन सब लोगों का सम्मान करता हूं और मैं भी अलग तरह का हूं और मैं भी अपना सम्मान करता हूं। सोशल एंजाइटी को खत्म करने की चौथी बड़ी शक्ति है जिसके माध्यम से हम एक व्यू रचना बना सकते हैं और उसका नाम है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी कि इमोशनल डिफ्यूजन। हमारी सोच के कारण या हमारे बचपन के अनुभवों के कारण हमें ऐसा लगता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, लोग हमें परखने की कोशिश करते हैं, जिससे भय और चिंता पैदा होती है। अगर हमने इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करना है तो इसके लिए हमें इन विचारों के साथ जुड़ी हुई भय और चिंता की भावना को हटाना है और उसके लिए सबसे आसान तरीका है इमोशनल डिफ्यूजन, यानी कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक सिखा रहा हूं। आपको दिन के किसी भी समय किसी शांति प्रिय जगह पर जाकर शव आसन की मुद्रा में लेट जाना है और उस समय आप रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने हर रोज यह सोचना है कि आप अपने शहर के किसी न किसी बाजार में, किसी न किसी शादी के फंक्शन में, किसी बड़े उत्सव में जा रहे हैं और साथ ही साथ आपने उस समय उल्टी गिनती भी बोलनी है। ऐसा करने से आपके ब्रेन के अंदर सामाजिक परिस्थितियों और आपके इमोशंस के बीच में डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। आप डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। यह कसरत आपने हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करनी है। यहां इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कई बार लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अन्य बीमारियों के लक्षण भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे ही होते हैं, जिसके कारण वह इस गलतफहमी में रहने लग जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी बीमारी है या नहीं है, सबसे पहले आपने इसका डायग्नोसिस किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से अवश्य करवाना है, क्योंकि बहुत बार सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण साधारण शर्मीलेपन, एगोरोफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और विशेष रूप से अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए मानसिक बीमारियों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाना बेहद आवश्यक होता है। यदि आपका डायग्नोसिस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में हो चुका है तो आपको मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं उनके माध्यम से इस बीमारी को आप काफी हद तक स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, घर पे ही ठीक कर सकते हैं।